गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में संसाधनों के कुछ प्रकारों का अध्ययन किया था, उपयोगिता के आधार पर देखा था और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकारों का हमने देखा था। जिम्मरमैन ने किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया है वो भी हमने देखा था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब हम कुछ संसाधनों को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन सभी संसाधनों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उन संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ है विश्व में और किस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी। बीए पार्ट सेकेंड, रिसोर्सेज। ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे वन संसाधनों। इसके बारे में जो जितनी भी लिखित जानकारी है शायद आपको मिल गई होगी वो, या फिर मैं आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आपको मालूम है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने नोट्स डाल दिए हैं, आप वहाँ से जा कर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको केवल समझाने की कोशिश करूँगा ताकि चीज़ें अच्छे से हमको समझ में आ जाए। ठीक है, लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, वन संसाधन किसी भी देश के लिए बहुत अमूल्य संसाधन होता है। वनों से ना सिर्फ हमको लकड़ी मिलती है, ना सिर्फ हमको फल फूल मिलते हैं, बल्कि ये प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करने में भी बहुत सहायक होते हैं। ये वन संसाधनों के बारे में आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं वो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर विश्व में वनों की वितरण को, विश्व में वनों की उत्पत्ति, वनों के प्रकार को, कौन कौन से वन वहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए जलवायविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में सिर्फ दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय और एक उष्ण कटिबंधीय वन। यानी कि एक शीत प्रदेशों के वन हैं और एक गर्म प्रदेशों के वन हैं। ये दो प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं तो, या शीत कटिबंधीय। प्रमुख आधार पर बांट रहे हैं हम, और एक उष्ण कटिबंधीय वन। अब जब हम इन दोनों का वर्गीकरण देखते हैं तो हमको विश्व के मैप में इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ना भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ना भारत का संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं, ना हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं। हम जो भी, अब देखिए मैंने आपको शायद पिछली कक्षा में बताया होगा फर्स्ट ईयर में कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया था प्रारंभ में पढ़ने के अध्ययन के मामले में। वो बांटा था 17वीं शताब्दी में जो वारेनियस काल आया था, बर्नहार्ड वारेनियस नाम के एक विद्वान आए थे। उन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटने की कोशिश की थी, एक क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में तो क्या था, कोई भी एक ज्योग्राफी का हम टॉपिक ले लेंगे, उसको पूरे विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। और प्रादेशिक भूगोल में क्या करेंगे, हम किसी भी एक प्रदेश को ले लेंगे, उसमें ज्योग्राफी देखेंगे हम। समझ में आ रही बात को? जैसे मान लीजिए हम वन पढ़ रहे हैं तो ये वन क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जबकि हम अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे भारत में वन संसाधन, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रादेशिक भूगोल का पार्ट हो जाएगा वो। समझ में आ रही बात? केवल हम जलवायु का अध्ययन करेंगे विश्व की तो वो जलवायु हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल का बाद। अब उसमें हम देशों की सीमा से कोई लेना देना नहीं हमको, कौन सा देश कितनी सीमा लगा रहा है, किस देश में ज़्यादा वर्षा हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं हमको। हम विश्व में उसके, विश्व और ग्लोब पृथ्वी के अंतर्गत जितने पार्ट में वो वन फैले हुए हैं, जितने पार्ट में वो जलवायु पाई जाती है, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो भागों में इनको बांटा गया था। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आएगा, ये क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत इनको हम अध्ययन करेंगे। अगर हम भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्रादेशिक भूगोल का पार्ट है, हम राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं प्रादेशिक भूगोल का पार्ट है। ठीक है, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में ज्योग्राफी के कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है, जबकि ज्योग्राफी के किसी बिंदुओं का पृथ्वी के समक्ष
अध्ययन करना, वो क्या कहलाएगा, वो क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन। अब सिंपल सी बात है, उष्णकटिबंधीय वन इट मीन वहाँ पाए जाएंगे ये जहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंध पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है और वर्षा भी अधिक होगी वहाँ पे। तो ये विश्व के उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जिन क्षेत्रों में लगातार अच्छा तापमान बना रहता है, अच्छा खासा तापमान, यानी कि निम्न अक्षांशों में। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश क्या होता है, इसके बारे में भी आप अपनी जानकारी को सुधार लीजिए। निम्न अक्षांश कहते हैं 0 से लेकर के 20-30 डिग्री तक अक्षांशों को निम्न अक्षांश कहते हैं। 20-30 से लेकर के 50-60 डिग्री के अक्षांशों को मध्य अक्षांश कहते हैं और 50-60 के ऊपर 90 डिग्री अक्षांशों को उच्च अक्षांशों के नाम से जाना जाता है। उच्च अक्षांशों में अक्सर तापमान की कमी पाई जाती है, निम्न अक्षांशों में अक्सर तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्लोब के संदर्भ में समझनी होगी। तो हम उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन को विश्व के नक्शे के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं एक विश्व का छोटा सा नक्शा। आप भी सीख लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है ये विश्व का नक्शा। सीख लीजिए आप बनाना, ताकि आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है विश्व का नक्शा ड्रॉ करना। हम विश्व में इसका जो है देखने की कोशिश करेंगे वितरण। दिख रहा है ना भाई? चलो अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ क्या क्या मैंने बनाया है। अभी ये उत्तरी अमेरिका बनाया है, इसमें कुछ पार्ट जो बाहर निकले हुए हैं उनको बनाना जरूरी होता है ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसको कहते हैं फ्लोरिडा तट। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे भारत वाला ये प्रायद्वीप कहते हैं ना इसको, दक्कन का प्रायद्वीप, दक्षिण का प्रायद्वीप, प्रायद्वीप है भारत। ये इधर से पानी है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। इसी तरीके से ये भी प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? देखिए, फ्लोरिडा कहते हैं इसको, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो यहाँ पे भी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे भी अटलांटिक महासागर, इधर कैरेबियन सागर आ जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ कैरेबियन सागर, यहाँ अटलांटिक महासागर वाला मामला है। यहाँ देखिए, ये कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप कहते हैं इसको, इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी है और इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये बनानी होती है हमको। अब चाहे टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हमसे बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगा बनाने का। ठीक है, अफ्रीका थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा हो गया तो उसको सीधा कर लेंगे अपन। ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बनता है वैसा बनाने की कोशिश करो। फिर इसके बाद मैंने देखिए, ये अफ्रीका का सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, फिर ये अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है, फिर ये वाला प्रायद्वीप मैंने इधर की तरफ निकाला है, सोमालिया वगैरह यहाँ पर है, इथोपिया, सोमालिया। फिर इसके बाद ये देखिए, ये बनाना है हमको, इम्पोर्टेंट है, अरब प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, अरब। इधर लाल सागर मिलेगा आपको, इधर आपको अरब सागर मिलेगा, नीचे हिंद महासागर मिलेगा। खाड़ियाँ भी है कुछ यहाँ पर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी वगैरह, ये सब मिलेगी आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे भारत को तो आप जानते ही, भारत तो बनाना ही है। फिर इसके बाद ये जो बनाया है मैंने, ये मलाया प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। इसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह बहुत सारे छोटे मोटे देश है, लाओस वगैरह। फिर उसके बाद ये चीन वाला हिस्सा है। फिर चीन को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद यहाँ से हम एक इतना सा एक प्रायद्वीप लटकाएंगे जिसको कोरिया के नाम से जाना जाता है।
फिर इसको ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पे एक कमचटका आपने देखा होगा, कमचटका, और इधर से फिर ये ख़त्म हो जाएगा मामला, ठीक है। फिर आप इसको अपने हिसाब से ले आइए इधर। ऊपर का आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ना तो कोई इम्पोर्टेंट देश है ना कोई इम्पोर्टेंट स्थान है ऊपर, इस वजह से ऊपर का, और है भी इसकी कलाकृति इसी तरीके की। फिर यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और इस तरीके से लेकर आएंगे, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, इस तरीके से। इसको कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन। यहाँ स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह सारे देश आपको मिलेंगे, छोटे मोटे ठंडे देश जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जर्मनी का निकालना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ से इसको आइबेरियाई प्रायद्वीप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको आइबेरियाई प्रायद्वीप। इसको आइबेरिया प्रायद्वीप निकालने के बाद यहाँ पे इटली बनाना है आपको, ये इटली। फिर उसके बाद यहाँ से भूमध्य सागर की बाउंड्री बन जाएगी, भूमध्य सागर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये ड्रा करना है ताकि हमारा नक्शा अच्छा बन सके, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि हमारी रेखाएं बनानी है हमको। चलिए अब ठीक है, हाँ हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो ग्रीनलैंड बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया आपको बनाना है, ठीक है। जैसा बनता है वैसा बनाओ। यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड है। चलिए इतनी बात होने के बाद अब देखिए हम वनों को पढ़ रहे हैं। वन संसाधन हमारा मुख्य टॉपिक वन संसाधन है। नक्शा बनाने के चक्कर में मेन टॉपिक हम भूल नहीं जावे, तो ये बात ध्यान रखना। श्रीलंका आप चाहो तो बना सकते हैं, मेडागास्कर आप चाहो तो बना सकते हैं, इंडोनेशिया भी बनाना है हमको। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे प्रायद्वीप है, जावा, सुमात्रा वगैरह द्वीप समूह है, हज़ारों द्वीप है यहाँ पर। इसके अलावा फिलीपींस यहाँ पर है। जापान हमको बनाना है। जापान में 4 द्वीप है, होंशु, कोडो, क्यूशु, शिकोकू वगैरह, ये चारों बनाने हैं। ये कोरिया हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा फिलीपींस हो गया और बोर्नियो वगैरह, ये सारे द्वीप हमको यहाँ पर बनाने हैं। बनाने हैं मतलब छोटे छोटे बिंदु आप लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको पता है कि विषुवत रेखा कहाँ से गुजर रही है। विषुवत रेखा आपको मालूम है यह अमेजन के जंगलों से गुजरती है। ये अमेजन के जंगल है, ठीक है। अमेजन कहाँ है गुरुजी? दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है गुरुजी? अमेजन नदी, ठीक है। 1 मिनट में कुछ चलिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है, ठीक है, अमेजन नदी। यहाँ भयंकर जंगल पाए जाते हैं। इन वनों को सेल्वास के नाम, सवाना के नाम से, सेल्वास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सवाना मुख्यतः यहाँ कहते हैं, यहाँ सेल्वास वनों के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए इसके आगे ये देखिए, ये गिनी की खाड़ी से निकलती है, भूमध्य रेखा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये निकली है और यहाँ से किधर से निकलती है? इंडोनेशिया के अंदर से निकलती है, ये भूमध्य रेखा है। अब इसके आसपास जो वन पाए जाएंगे उन वनों को भूमध्य रेखीय वन के नाम से जाना जाएगा या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या उनको दूसरी भाषा में कहते हैं सदाबहार वनों के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? रीजन साफ है उसका। अफ्रीका के घने जंगल का नाम सुना है ना आपने, अमेजन के जंगल का भी नाम सुना होगा आपने। आजकल तो यूट्यूब है आपके पास, सर्च कीजिए, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो अमेजन के भयंकर जंगल, अफ्रीका के जंगल तो शुरू से ही फेमस रहे हैं, और इंडोनेशिया में भी भयंकर जंगल पाए जाते हैं, वन काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाने का कारण क्या है? यहाँ पे पाए जाने का कारण ये है कि यहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और अत्यधिक मात्रा में तापमान प्राप्त होता है। तो जहाँ तापमान अच्छा प्राप्त हो रहा है, जहाँ वर्षा अच्छी प्राप्त हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वनस्पति उगनी ही उगनी है, और उगनी ही नहीं, वहाँ पर फलती फूलती है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो अब उष्णकटिबंधीय वन है, उनको 2 भागों में बांटा जाता है मेजर रूप से, मुख्य रूप से। एक तो है भूमध्य रेखीय वन, जिनको सदाबहार वनों के नाम से जाना जाता है, चौड़ी पत्ती वाले वन बोलते हैं।
और एक होता है पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, वो पाए जाते हैं कुछ आगे। अगर 10 डिग्री अक्षांशों तक हम देख लेते हैं, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री अक्षांश नीचे, तो यहाँ तक तो ये भूमध्य रेखीय वनों का ही विस्तार पाया जाएगा आपको। कौन से वन है? भूमध्य रेखीय वर्षा वनों का विस्तार आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जिनको सदाबहार वनस्पति के नाम से भारत में पाई जाती है, ठीक है, दक्षिण में। अब इसके बाद यहाँ से आपको मालूम होगी एक कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में होकर के अफ्रीका में होती है, अरब में होती हुई ये भारत के बीचों बीच में से गुजरती है लगभग, ठीक है। नक्शा हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, आप एडजस्ट कीजिएगा उसको। और इसी तरीके से ये दक्षिणी अमेरिका में से गुजरती है और अफ्रीका में से गुजरती हुई ऑस्ट्रेलिया के मध्य में से गुजर जाती है लगभग, ठीक है। तो ये जो कर्क और मकर रेखा है, इससे लेकर के लगभग ये मान लीजिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यहाँ तक तो क्या है, ये सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। यानी कि हमेशा क्या है, यहाँ पर पेड़ों में पत्ते रहेंगे, पत्ते नहीं गिरते हैं इनके, हरे भरे रहेंगे, हमेशा यहाँ पर वर्षा होती है और हमेशा यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। यहाँ की कुछ वनस्पति है, उन वनस्पतियों के नाम भी हम लिख लेते हैं। रोजवुड आपने सुना होगा, रोजवुड, आबनूस, गट्टा पार्च, सिनकोना, ये कुछ इम्पोर्टेंट वनस्पति है जो इस भूमध्य रेखीय वर्षा वनों पाई, ये सदाबहार वनस्पति है, हमेशा रहने वाली, ठीक है। इसके बाद जो वनस्पति पाई जाएगी आपको इसके ऊपर वाले अक्षांशों में, ठीक है, होगा तो वो भी उष्णकटिबंधीय ही, यानी कि मान लीजिए 10 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों तक, वहाँ तक आपको दूसरे प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे। उन वनों की खासियत ये होगी कि वो एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर नए सीजन में उनके पत्ते निकलते हैं। जैसे आसपास में, हमारे आसपास जितने भी वन पाए, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास रहते हैं, ठीक है, 30-35 के आसपास मान लीजिए, तो यहाँ तक भी वो पतझड़ी वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, साल भर में लगभग 8-10 महीने हरे भरे रहते हैं और 1-2 महीनों में अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं, फिर सूख जाते हैं थोड़े दिन के लिए, और फिर बाहर आती है तो ये वापस से क्या हो जाते हैं, फल फूल जाते हैं, वापस से इनमें नई कोंपलें फूटने लगती है और नई उम्मीद जगने लगती है, ठीक है। तो ये वन इनके जस्ट ऊपर और नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, यानी कि 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों तक ये मान लीजिए यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या मानसूनी वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। मानसूनी एशिया में इनको मानसूनी वन कहते हैं, ठीक है। इधर मानसून नहीं आता कोई सा भी, मानसूनी एशिया में मानसून, अलग अलग हम वनों का वितरण नहीं पढ़ रहे, हम वन संसाधनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर वनों का वितरण पढ़ते तो हम पढ़ते उसमें अलग अलग प्रकार के वनों को पढ़ते, विश्व में जितने भी प्रकार के पाए, टुंड्रा वन पढ़ते, टेगा वन पढ़ते, लेकिन हम सिर्फ 2 भागों में इसको बांट करके अध्ययन कर रहे हैं। इस वजह से हमने भारत की वनस्पति, शायद आपको नहीं पढ़ाई, मैंने फाइनल ईयर में पढ़ाई थी, तो वहाँ पे देखे थे हमने, कई सारे वनों को देखा था हमने, तो वो वाला मामला यहाँ पर नहीं है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः शीशम, आप सभी परिचित है, शीशम, सागवान, साल, इसके अलावा आम, जामुन, आप सभी परिचित हैं इन सब पेड़ों से, क्योंकि ये पेड़ हमारे आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि हम इसी क्षेत्र में आते हैं। देखिए इसी क्षेत्र में आ रहे हैं ना, हम यहीं तो रहते हैं ना भाई, यहीं तो रहते हैं ना, तो ये इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है, वन संसाधन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाएगी। देखिए शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति जस्ट यहाँ से शुरू हो जाएगी और इन पूरे क्षेत्र में और दक्षिण में पूरे क्षेत्र, हालांकि दक्षिण में ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर कुछ मात्रा में पाए जाएंगे, लेकिन मुख्य क्षेत्र कहाँ है इनका, यहाँ यूरोप और एशिया,
साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है जिनको शीतोष्ण कटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। इनमें दो प्रकार की वनस्पति आती है, एक तो आती है टेगा और एक है टुंड्रा। ठीक है, ये ठंडे प्रदेशों की वनस्पति है, अक्सर ये ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊंचाई पे, क्योंकि तापमान कम रहता है। भारत में भी पाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, भारत में जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान वहाँ का क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। जब तापमान घटता जाएगा तो इस प्रकार की वनस्पति आपको वहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। तो टेगा और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे हैं जिनके नाम आप लिख लीजिए, ओक, पर्च, चेस्टनट, ओक, पर्च, चेस्टनट। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं मेपिल। ये कुछ इम्पोर्टेंट वन हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी लकड़ी नरम होती है। इनको देखिए, इन दोनों को भी अलग अलग नाम दिया गया है। एक तो ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, इनको कहते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय वन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नुकीली पत्ती वाले वन। क्योंकि इनकी जो बनावट होती है वो बनावट इस तरीके से होती है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, तो इस पेड़ में क्या है, इस पेड़ में जो पेड़ की पत्तियां जो होगी ना, इस पेड़ की जो पत्तियां होंगी ना भाई, वो पत्तियां कुछ इस तरीके से होंगी, इस तरीके से नुकीली, नीचे आकर के निकली, और ऊपर से इनकी बनावट ऐसी होगी, यानी कि ऊपर से ये नुकीले होंगे और नीचे आने पर भी इनकी बनावट इस तरीके से होगी। अशोका का वृक्ष आपने देखा होगा, आपकी जो ये कॉलेज है, इस कॉलेज के सामने आपने काफ़ी सारे पेड़ देखे होंगे अशोका के, और अपने मोहल्ले में भी आसपास देखे होंगे। इस प्रकार के वन ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की पहचान है, नुकीली पत्ती वाले वन। और जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वो थोड़े से चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और फैले हुए होते हैं अक्सर। ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनकी आकृति अक्सर ऐसी होती है, अच्छे घने पेड़ होते हैं वो। ठीक है, देखा है ना हमने, हमारे आसपास के वन इसी तरीके के पाए जाते हैं। और अगर आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाएंगे, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर आपको बहुत घने वन मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा घने वन मिलेंगे। उनमें आपको बहुत बड़े बड़े तने और बहुत लंबे लंबे विशाल मात्रा में फैले हुए वृक्ष मिलेंगे। और साथ ही साथ इन वृक्षों में केवल वृक्ष ही नहीं बल्कि बेलें भी मिलेगी आपको। बेल जानते हैं ना, कई सारी बेलें होती है जो पनप जाती है और पेड़ों पर छा जाती है। आप अगर उष्णकटिबंधीय यानी कि अफ्रीका के जंगलों में, अमेजन जंगलों में चले गए तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको धूप के दर्शन नहीं होंगे, सूरज के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप ऐसा महसूस करेंगे कि ऊपर छत है एक तरीके से, जो प्राकृतिक छत जिसको बोलते हैं ना, सूरज की रोशनी भी नीचे तक नहीं आ पाती। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने होते हैं, वर्षा रोजाना होती है, इस वजह से वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में आच्छादित होती है। वहाँ पर भयंकर जीव जंतु पाए जाते हैं, हिंसक जानवर और कुछ जनजातियाँ पाई जाती है वहाँ पर, जो उसमें अपने आप को अनुकूलित किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके वन संसाधनों के बारे में आज की ये क्लास थी। उम्मीद है आपको अच्छे से मैं समझा पाया होगा। मिलेंगे आपको कल कुछ विषय के घास के मैदानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपको 1-2 मिनट का समय दिया जा रहा है।